let us now study our next concept, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझने से पहले स्पेक्ट्रम कैसे बनता है वो हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग ने सपोज स्केल लिया और स्केल को सनलाइट के रास्ते में रखा, तो व्हाट वी फाइंड इज सनलाइट विच इज लेट अस से व्हाइट लाइट ब्रेक्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। जब व्हाइट लाइट स्केल से पास होगा तो फिर ये अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाएगा, विच इज विगबर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, इन कलर्स में लाइट ब्रेक हो जाएगा। एंड दैट लाइट ब्रेक होने के बाद जो हम लोग को स्क्रीन पे अलग अलग कलर्स दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो ये देखो, अगर ये स्केल को हम लोग ने ऐसे व्हाइट लाइट के रास्ते में रखा तो व्हाट वी सी इज लाइट ब्रेक्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। दिस इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। दिस इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे होगा, तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डब्बा लेंगे, एक ट्रांसपेरेंट डब्बा लेंगे, ऐसा नहीं, ट्रांसपेरेंट डब्बा। ट्रांसपेरेंट डब्बे के अंदर हाइड्रोजन गैस डालेंगे, ट्रांसपेरेंट डब्बे के अंदर हाइड्रोजन गैस डालेंगे और उस गैस को हम लोग गर्म करेंगे, नीचे से हम लोग ऐसा बर्नर पे रख के गर्म करेंगे। तो वही मैंने यहां पे दिखाया, दिस इज द हाइड्रोजन गैस इन अ ट्रांसपेरेंट कंटेनर, और इसको नीचे हम लोग ने बर्नर पे रख दिया। बर्नर में से आग आएगा, आग मतलब फ्लेम, और उसके बाद ये हाइड्रोजन गैस गर्म होना चालू होगा। एक स्टेज पे ये हाइड्रोजन गैस इतना गर्म हो जाएगा कि इसमें से रेडिएशन निकलना चालू होगा, इसमें से रेडिएशन निकलेगा। और वो रेडिएशन को अगर मैं स्पेक्ट्रोमीटर से पास करूं, जैसे हम लोग ने अभी प्रिज्म से पास किया था कि नहीं, जो हम लोग का स्केल था दैट वाज काइंड ऑफ प्रिज्म। ये हम लोग ने स्केल देखा था ना, स्केल इज काइंड ऑफ प्रिज्म। वो लाइट को उसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक कर देता है, कंस्टिट्यूएंट वेवलेंथ्स में ब्रेक कर देता है। तो दिस स्केल इज काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, उसको स्पेक्ट्रम बना देता है, लाइट का, व्हाइट लाइट का वो स्पेक्ट्रम बना देता है। तो वैसे ही हाइड्रोजन गैस को गर्म करके, हाइड्रोजन गैस को एक डब्बे में रखेंगे जो कि ट्रांसपेरेंट है, और उसको गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद इसमें से रेडिएशन निकलेगा, और वो रेडिएशन को हम लोग प्रिज्म से पास करेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर से पास करेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर से पास करने के बाद व्हाट वी विल प्लॉट इज, स्क्रीन पे वी विल हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स। स्क्रीन पे हमें अलग अलग वेवलेंथ्स दिखेंगे या कुछ कुछ वेवलेंथ्स नहीं दिखेंगे। जो अल्ट्रावायलेट रीजन में है वो नहीं दिखेंगे, जो इंफ्रारेड रीजन में है वो नहीं दिखेंगे, बट जो विजिबल रीजन में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर के हैं वो हम लोग को यहां पे दिखाई देंगे। बाकी यूवी वी कैन डिटेक्ट, इंफ्रारेड वी कैन डिटेक्ट बाय यूजिंग दिस स्पेक्ट्रोमीटर एंड डिटेक्टर स्क्रीन। तो लेट अस से वी हैव वेरियस वेवलेंथ्स, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा 4, ऐसा अलग अलग लैम्बडा वेवलेंथ्स हम लोग को आए। उनका वैल्यू क्या होगा, उनका हम लोग को वैल्यू निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ, लैम्बडा 1, सेकेंड वेवलेंथ लैम्बडा 2, थर्ड वेवलेंथ लैम्बडा 3 एंड सो ऑन। तो क्या हमारे पास उसका कोई फॉर्मूला है जिससे हम लोग ये लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 एंड सो ऑन निकाल पाए? Yes, we have the formula for hydrogen spectrum or for any single electron species spectrum, and that is given by this formula. 1 upon lambda is rz square bracket open 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. अब ये फॉर्मूला कैसे आया और इस फॉर्मूले के टर्म्स का मीनिंग क्या है? सो फर्स्ट, लैम्बडा इज वेवलेंथ, r इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट, उसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस कांस्टेंट मींस और उसका वैल्यू क्या है और कैसे आया। एंड z इज एटॉमिक नंबर, z क्या है? एटॉमिक नंबर। n1 इज शेल नंबर, जो लोअर शेल है उसका नंबर है n1, और n2 इज हायर शेल नंबर। n2 क्या है? हायर शेल नंबर। n1 क्या है? लोअर शेल नंबर। जैसे इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में गिरा, सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल में गिरा, तो सेकेंड शेल इज हायर शेल विच इज n2, फर्स्ट शेल इज लोअर शेल विच इज n1। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकेंड में गिरे तो हायर शेल n2,
इज इक्वल टू 3, लोअर शेल N1 इज इक्वल टू 2। अगर 3 से 2 गिरे तो हायर लोअर 3 और 2 होंगे। तो दैट इज हाउ वी यूज दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला तो हम लोग ने देखा, ये फॉर्मूला कैसे आया उसके बारे में लेट अस डिस्कस नाउ। तो उसके लिए हम लोग बोर पोस्टुलेट यूज करेंगे, बोर का सेकंड पोस्टुलेट। हम लोग ने बोर के 4 पोस्टुलेट्स पढ़े थे, CSEL ऐसे हमने याद किया था। C स्टैंड्स फॉर सर्कुलर, S स्टैंड्स फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट्स, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी डिफरेंस which is given by this third postulate, En2 minus En1 is equal to h nu which is hc by lambda। ये हमारा बोर का थर्ड पोस्टुलेट है, थर्ड इक्वेशन है। तो लेट अस यूज दिस बोर पोस्टुलेट। अब हम लोग के पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पिछले सेक्शन में हमने डिराइव किया है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन द एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला माइनस mz² e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर n² h²। इसका डेरिवेशन हम लोग ने पिछले सेक्शन में किया हुआ है। अब इसमें मैं En के लिए निकाला ये, अगर मैं En का वैल्यू फर्स्ट और फॉर En1 लोअर शेल के लिए निकालू, N1 शेल के लिए निकालू, तो यहां पे En1 हो जाएगा। तो En1 तो यहां पे भी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, N1। तो En1 का ऐसा इक्वेशन आएगा। और En2 अगर मैं 2 सेकंड En2 हायर शेल के लिए निकालू तो En2 यहां पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, N2। तो दैट इज हाउ वी विल हैव En2 फॉर्मूला एंड En1 फॉर्मूला। अब दोनों En2 का फॉर्मूला और En1 का फॉर्मूला हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। पहले हम लोग ने En2 लिया, En2 को हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे टू गेट दिस टर्म। ये देखो En2 हम लोग ने यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। सेकेंड केस में हम लोग En1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज सेकेंड टर्म हियर इज En1। तो यहां पे हम लोग के पास n के बदले क्या आ जाएगा, N1। तो ये En1 का वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करेगा। तो सो द सेकेंड टर्म विल बी माइनस है ऑलरेडी वो, और माइनस 2 बार माइनस, दैट विल बिकम प्लस। तो हम लोग क्या देखेंगे, माइनस माइनस, देखो एक माइनस तो ऑलरेडी En1 के टर्म में है और एक माइनस ऑलरेडी बीच में है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये जो टर्म है ये माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये जो पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म को हम लोग पहले लिखेंगे और ये टर्म जो नेगेटिव है इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। लेट अस फर्स्ट राइट द पॉजिटिव टर्म इन अवर नेक्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड टर्म विच इज द नेगेटिव टर्म ऑन द नेक्स्ट साइड। तो पॉजिटिव टर्म पहले लिखा तो हम लोग को क्या आ गया, m⁴ z² 8 एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर h², और ये 1/n1², ये 1/n1² ये कॉमन निकल गया। दिस फुल टर्म वी विल टेक कॉमन, ये पूरा जो आएगा वो क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर h² z², ये टर्म कॉमन बन जाएगा। और 1/n1² प्लस साइन के साथ यहां पे रह जाएगा, क्योंकि देखो यहां पे हमारे पास प्लस है, n1² वाले टर्म में हमारे पास क्या है, प्लस। और n2² वाले टर्म में हमारे पास क्या है, n2² वाले टर्म में वी हैव माइनस। तो इसीलिए सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, -1/n2²। एंड RHS रिमेन्स एज इट इज। hc बाय लैम्बडा यहां भी था, hc बाय लैम्बडा यहां भी है और hc बाय लैम्बडा यहां पे भी है। सो दिस इज अवर न्यू इक्वेशन। यहां पे फर्स्ट टर्म कैसा है, पॉजिटिव। अब इसमें फिर से हम लोग ये hc जो है, ये RHS में जो hc है इसको हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। RHS में जो hc टर्म है उसको हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो व्हाट वी विल गेट इज 1/λ इज m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर CH³ CH³ कैसे आ गया, तो देखो h² तो ऑलरेडी था और एक h यहां से मल्टीप्लाई हुआ, h² इंटू h बिकम्स h³ h² इंटू h बिकम्स h³ और ये c नीचे आ जाएगा। तो CH³ टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 1/n1² माइनस 1/n2² एज इट इज रहेगा। ये इक्वेशन में जैसा है वैसा ही रहेगा। वेयर n2 इज ग्रेटर देन n1 बिकॉज n2 इज हायर शेल, n1 इज लोअर शेल। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में ये जो वैल्यू है इसको हम लोग डालेंगे रिडबर्ग्स कांस्टेंट कैपिटल R। ये जो पूरा टर्म है उसको हम लोग बोलेंगे रिडबर्ग्स कांस्टेंट विच इज कैपिटल R, क्योंकि ये इक्वेशन में इस टर्म का
किसने निकाला था? दिस इक्वेशन वाज फाउंड बाय रिडबर्ग। तो इसीलिए हम लोग इस कांस्टेंट को रिडबर्ग साइंटिस्ट के ऑनर में बोल देंगे रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इट्स वैल्यू इज 1.097 into 10⁷ per meter. In short, we can remember it as 1.1 into 10⁷ SI units. 1.1 ले लेंगे तो भी कोई बहुत ज्यादा आंसर में अंतर नहीं आएगा। फिर ये वैल्यू करने के बाद we derive our final formula 1 upon lambda is RZ square bracket open 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, इलेक्ट्रॉन गिर रहा है मान लो सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल से इलेक्ट्रॉन कहां गिर रहा है? फर्स्ट शेल में। तो N2 का वैल्यू कितना लेंगे? 2, बिकॉज N2 हायर शेल 2 और N1 लोअर शेल 1। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में गिर रहा है, थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में गिर रहा है, तो N2 का वैल्यू कितना लेंगे? 3 और N1 का वैल्यू कितना लेंगे? लोअर शेल 1। N2 हायर शेल 3, N1 लोअर शेल 1। तो ऐसा हम लोग का ये N1 N2 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है। अब ये तो हम लोग ने पुट कर लिया। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में गिर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में गिर रहा है, चाहे किसी भी शेल से गिरे, सी आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन बट फॉर नाउ यू ट्राई टू रिमेंबर दिस। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फर्स्ट शेल में गिरे, देन इट इज कॉल्ड एज लाइमन सीरीज, देन इट इज कॉल्ड एज लाइमन सीरीज। ये हम लाइमन करके साइंटिस्ट है, उसने ये ऑब्जर्वेशन देखा। लाइमन करके साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन देखा? अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल से या ऑर्बिट से, किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गिरता है तो उसके रेडिएशन है, वो रेडिएशन के वेवलेंथ्स अल्ट्रावायलेट रीजन में होते हैं। द वेवलेंथ्स लाई इन द अल्ट्रावायलेट रेंज, हेंस दिस सीरीज in which electrons fall in first shell leading to ultraviolet rays is called as Lyman series। अब देखो उससे भी पहले, लाइमन के डिस्कवर होने से पहले there was another scientist which is balmer। balmer सीरीज पहले आया क्योंकि balmer सीरीज विजिबल रेंज में है। क्या हुआ ना, ये हाइड्रोजन गैस को हम लोग जब गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन गैस गर्म करके हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर में से पास किया, प्रिज्म में से पास किया, and then we find the wavelengths. These wavelengths were visible. These wavelengths were having some colors in the visible range. जैसे violet हो गया, red हो गया, green हो गया। तो सबसे पहले जो दिखाई देगा वो डिस्कवर होगा। तो सबसे पहले balmer series was discovered. balmer series was discovered first because it was lying in the visible range। और balmer series के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप कर सकता है, किसी भी हायर शेल से जंप कर सकता है, पर उसको जंप करना है सेकंड शेल में। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से सेकंड शेल में गिरे, थर्ड शेल से सेकंड शेल में गिरे, फ्रॉम शेल नंबर 3 टू शेल नंबर 2, देन इट विल लीड टू लाइट इन विजिबल रेंज। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे फोर्थ ऑर्बिट होता, फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में गिरे, किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में गिरे, चाहे थर्ड से सेकंड गिरे, फोर्थ से सेकंड गिरे, फिफ्थ से सेकंड गिरे, सिक्स्थ से सेकंड गिरे, पर गिरना कहां है? सेकंड में। तो दैट विल बी कॉल्ड एज balmer सीरीज एंड इट विल बी लीड टू लाइंस विच आर इन अवर विजिबल रेंज। या तो वो लाइन वॉयलेट होगा, या तो इंडिगो होगा, या तो ब्लू होगा, या तो ऑरेंज होगा, या तो येलो होगा, या तो ग्रीन होगा, या तो रेड होगा। इट विल बी वन ऑफ द विजिबल रेंज कलर। एंड देन वी हैव नेक्स्ट सीरीज। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से थर्ड शेल में गिरे, देन वी कॉल इट paschen सीरीज एंड दैट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड भी हमें दिखाई नहीं देगा, न हमें अल्ट्रावायलेट दिखाई देता है, न हमें इंफ्रारेड दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है सिर्फ विजिबल रेंज। विजिबल रेंज मतलब N1 अगर 2 रहेगा तो हम लोग को लाइंस, इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइंस इस स्क्रीन पे दिखाई देगा, कलर्स हम लोग को स्क्रीन पे दिखाई देगा। बट जो नहीं दिखाई देता है वो किसने डिस्कवर किया? वो डिस्कवर किया लाइमन ने अल्ट्रावायलेट के लिए, और वो डिस्कवर किया पैस्चन ने किसके लिए? इंफ्रारेड के लिए। देन और भी टाइम पास के लिए हम लोग और 4 पे भी इलेक्ट्रॉन को फॉल करा सकते हैं। दैट इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल। बहुत कम से केस में ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन किसी शेल से फोर्थ शेल में गिरेगा। तो फोर्थ शेल में अगर इलेक्ट्रॉन गिरा, देन वी हैव द नेम ब्रैकेट। फिफ्थ शेल में अगर इलेक्ट्रॉन गिरा, मतलब कहां से? उससे भी हायर, फिफ्थ से भी हायर। फिफ्थ से भी हायर मतलब कहां? 6 से फिफ्थ, 7 से फिफ्थ, 8 से फिफ्थ। तो उस केस में भी नेम इट pfund सीरीज। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फर्स्ट शेल में गिरे, मतलब सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट, फिफ्थ से फर्स्ट,
कहीं से भी फर्स्ट, दैट इज लाइमन सीरीज। इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से सेकंड शेल में गिरे, मतलब थर्ड से सेकंड, फोर्थ से सेकंड, फिफ्थ से सेकंड, तो उसको बोलेंगे बामर सीरीज विच लाइज इन विजिबल रेंज। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी थर्ड शेल में गिरे, फोर्थ से थर्ड, फिफ्थ से थर्ड, सिक्स से थर्ड एंड सो ऑन, देन वी कॉल इट पाschen series which rise in infrared range. So these are the terms which we should understand in this formula. ये जब फॉर्मूला है तो अगर मैंने n1 का वैल्यू ले लिया 1, it will lead to Lyman series. n1 का वैल्यू ले लिया 2, that will lead to Balmer series. n1 का वैल्यू ले लिया 3, it will lead to paschen series and so on. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्वेश्चन आएगा और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्वेश्चन आएगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का भी क्वेश्चन आएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का भी क्वेश्चन आएगा। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, लेट अस सी। तो देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो हम लोग का पहले फॉर्मूला क्या है, एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है हमारे पास, एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, E is equal to hc by lambda। एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो ये है हायर ऑर्बिट इंफिनिटी और ये है मान लो n इज इक्वल टू 3, ये है n इज इक्वल टू 2, ये है n इज इक्वल टू 1, मान लो दिस इज शेल नंबर 1 विच इज k शेल, दिस इज शेल नंबर 2 विच इज l शेल, दिस इज शेल नंबर 3 विच इज m शेल, एंड देन अगर n इज इक्वल टू 4 है तो दैट विल बी शेल नंबर n इज इक्वल टू 4 ले लो, यहां पे n इज इक्वल टू 4 इज शेल नंबर n। तो k l m n ऐसा शेल्स है हमारे पास, k शेल, l शेल, m शेल, n शेल। तो अगर इलेक्ट्रॉन मान लो सेकंड से फर्स्ट गिरा, थर्ड से फर्स्ट गिरा, फोर्थ से फर्स्ट गिरा या इंफिनिटी से फर्स्ट गिरा, तो कहीं से भी अगर ऑर्बिट नंबर में 1 में आया, ऑर्बिट नंबर 1 में आया, तो वी कॉल दिस लाइमन सीरीज। एंड इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड से सेकंड में आया, फोर्थ से सेकंड में आया या इंफिनिटी से सेकंड में आया, वी कॉल इट बामर सीरीज। एंड इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी शेल से थर्ड शेल में आया, फोर्थ से थर्ड आया, फिफ्थ से थर्ड आया, इंफिनिटी से थर्ड आया, वी कॉल इट पाschen सीरीज। तो ऐसा सीरीज है हमारे पास। ये वाला सीरीज कौन से रीजन में है, यूवी रीजन में। ये वाला सीरीज कौन से रीजन में है, विजिबल रीजन में। ये वाला सीरीज कौन से रीजन में है, इंफ्रारेड रीजन में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। दो क्वेश्चन पूछे हैं मैंने, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। तो पहले हम लोग कौन सा ले लेते हैं, लेट अस फर्स्ट टेक, लेट अस से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्या लिया मैंने, फर्स्ट केस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी इज hc by lambda, दैट मींस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। देखो एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ हम लोग को शॉर्टेस्ट चाहिए तो एनर्जी हम लोग को बिगेस्ट चाहिए, वेवलेंथ हम लोग को शॉर्टेस्ट चाहिए तो एनर्जी कैसा चाहिए, मैक्सिमम। वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा। तो एनर्जी ज्यादा मतलब, और किसके लिए चाहिए, लाइमन के लिए। किसके लिए चाहिए, लाइमन के लिए। तो सबसे ज्यादा एनर्जी लाइमन के लिए कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से फर्स्ट शेल में गिरे। जब वो इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से फर्स्ट शेल में गिरे तो मैक्सिमम एनर्जी कवर करेगा, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस होगा। इंफिनिटी शेल और फर्स्ट शेल में मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस होगा। तो इंफिनिटी से 1, इंफिनिटी से 1, इंफिनिटी से 1, दैट विल करस्पॉन्ड टू मैक्सिमम एनर्जी। एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ कैसा आएगा, मिनिमम। तो वेवलेंथ कैसा आएगा, मिनिमम बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल सकते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज हो गया, इंफिनिटी से 1, दिस विल लीड टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। अब देखो अगर मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन मतलब n1 कितना है, 1। लाइमन मतलब n1 कितना है, 1। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो वेवलेंथ ज्यादा, तो एनर्जी कैसा होना चाहिए, कम। एनर्जी डिफरेंस कैसा होना चाहिए, कम। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, एनर्जी डिफरेंस कम, तो एनर्जी कम चाहिए। तो लाइमन के लिए कम से कम एनर्जी कौन सा है, तो ये देखो लाइमन के लिए कम से कम एनर्जी ये है 2 से 1। तो अगर n1 है 1 और n2 है 2
तो छोटा सा एनर्जी डिफरेंस है, छोटा सा एनर्जी, कम एनर्जी मतलब वेवलेंथ लॉन्गेस्ट, एनर्जी कम वेवलेंथ ज्यादा, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो ये कौन सा वेवलेंथ होगा? वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। 2 से 1 will be longest wavelength for Lyman series. Now let me ask you another question. Shortest wavelength for balmer series. Shortest wavelength for balmer series अगर मैंने पूछा तो shortest wavelength, wavelength कैसा है? कम, तो एनर्जी कैसा होगा? ज्यादा। तो एनर्जी बामर के लिए सबसे ज्यादा कौन सा? देखो बामर को देखो, बामर मतलब N1 कितना है? 2। बामर मतलब N1 कितना है? 2। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, तो ये वाला रहेगा। तो N2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी से अगर N1 इज इक्वल टू 2, बामर के लिए N1 का वैल्यू कितना है? बामर के लिए N1 का वैल्यू है 2। अगर इंफिनिटी से 2 पे गिरे तो वी विल हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा चाहिए तो एनर्जी सबसे कम चाहिए, तो बामर के लिए सबसे कम एनर्जी ये वाला है, देखो ये, विच इज 3 to 2। 3 से 2, 3 से 2 होगा तो क्या होगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज। लाइक दैट, ऐसे हम लोग एक एक वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो कैन यू डू दिस एज अ होमवर्क? व्हाट? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर पाschen सीरीज, longest wavelength for paschen will be this 4 to 3. shortest wavelength for paschen series that will be infinity to 3. तो ऐसा हम लोग का longest and shortest wavelength आएगा। अब देखो एक नाम है हमारे पास, अगर हम लोग ये longest wavelength का बात करते हैं तो longest wavelength को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, that is called as first line। और shortest wavelength का बात करते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का दूसरा नाम है सीरीज लिमिट। तो ये मैं नाम यहां पे लिख देता है और उसका रीजन भी बता देता है। तो व्हाट इज द नेम? लेट मी राइट इट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज व्हाट? उसका नाम क्या है? सीरीज लिमिट। इसका नाम क्या है? सीरीज लिमिट। अब देखो ये सब रटना नहीं है, ये सब सोच के आएगा। कैसे सोच के आएगा? देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ शॉर्ट होगा, वेवलेंथ शॉर्ट होगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगा। वेवलेंथ कैसा चाहिए? शॉर्टेस्ट, तो एनर्जी कैसा चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम एनर्जी कब आएगा? जब N2 इंफिनिटी होगा, जब इंफिनिटी से गिरेगा इलेक्ट्रॉन। इंफिनिटी से मतलब बहुत दूर, हायर शेल बहुत दूर है, तो इंफिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा, इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन अगर मान लो N1 पे गिरा तो इन दैट केस इट विल लीड टू व्हाट? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, N2 का वैल्यू क्या है? इंफिनिटी। इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो दैट विल लीड टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। एंड देखो मैक्सिमम लिमिट हम लोग क्या सोच सकते हैं? जैसे तुम्हें कितना नॉलेज होना चाहिए, तुम्हारे पास कितना पैसा होना चाहिए, तुम्हारे पास कितना जो भी चाहिए तुम्हें वो कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितना सोच सकते हैं? तो मैक्सिमम वैल्यू विच वी कैन थिंक ऑफ इज इंफिनिटी। व्हाट इज द लिंकिंग लिमिट ऑफ योर थिंकिंग? व्हाट इज द लिमिट ऑफ योर थिंकिंग? लिमिट ऑफ माई थिंकिंग इज लेट अस से इंफिनिटी। जो हम लोग मैक्सिमम लिमिट का बात करें दैट इज इंफिनिटी। तो इसीलिए हम लोग इसको दूसरा नाम दे देंगे सीरीज लिमिट। लिमिट मीन्स व्हाट? इंफिनिटी। लिमिट मीन्स व्हाट? इंफिनिटी। N2 का वैल्यू कितना है? इंफिनिटी। तो लिमिट मीन्स N2 इज इंफिनिटी। व्हाट इज द लिमिट? इंफिनिटी। तो N2 इज इंफिनिटी एंड दैट when N2 is infinity it leads to maximum energy difference। maximum energy difference मतलब wavelength minimum, मतलब wavelength shortest। therefore shortest wavelength का दूसरा नाम क्या है? series limit। तो this name we have to not mug up, we have to understand this। इसको रट्टा मत मारो, इसको समझो क्यों ऐसा बोला है। और दूसरा नाम हम लोग देखते हैं, दूसरा नाम। तो दूसरा नाम हमारे पास क्या है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है उसको हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट लाइन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट लाइन। ऐसा क्यों नाम दिया हमने? तो देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसा होना चाहिए? लॉन्गेस्ट। वेवलेंथ कैसा है? लॉन्गेस्ट। तो एनर्जी कैसा होगा? मिनिमम। वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो एनर्जी कम, तो एनर्जी कम। अगर मैं लाइमन के लिए कम से कम एनर्जी बोलूं तो कम से कम एनर्जी तो ये है पहला वाला लाइन, ये पहला वाला लाइन विच इज 2 to 1। तो ये फर्स्ट लाइन है कि नहीं? ये लाइमन के लिए कौन सा लाइन है? फर्स्ट लाइन। इसलिए हम लोग क्या नाम दिया इसको? फर्स्ट लाइन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज कॉल्ड एज फर्स्ट लाइन। मतलब N1 अगर है वैल्यू N1 तो N2 उसके जस्ट बाद वाला वैल्यू है। जस्ट बाद वाला मतलब N1 plus 1। अगर N2 N1 plus 1 है तो जस्ट छोटा सा एनर्जी डिफरेंस वाला होगा। जैसे 2 से 1 हो गया लाइमन के लिए, 3 से 2 हो गया बामर के लिए, 4 से 3 हो गया पाschen के लिए। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन 2 to 1, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर 3 to 2, फर्स्ट लाइन ऑफ
paschen 4 to 3, first line of bracket 5 to 4, first line of pfund, then we will have another next 6 to 5. तो ऐसा हम लोग का फर्स्ट लाइन नाम क्यों आया ये तुम्हें समझ में आया? जो पहला लाइन है दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट लाइन. So as this is slightly difficult to understand, you need to see this video again if you have not understood this fully. तो थोड़ा सा ये वीडियो पीछे बैक करो और फिर से देखो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा है, कैसे बनता है, what are the formulas involved, what is the meaning of each and every term in the formula, and what are the names of the terms and the values of the term, and how do we derive the formula, and how do we have this notations which is series limit, first line, longest wavelength, shortest wavelength. इसको फाइंड करने का लॉजिक क्या है, ये फॉर्मूले से हम लोग कैसे सोचेंगे कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालना है, फर्स्ट लाइन कैसे निकालना है, सीरीज लिमिट कैसे निकालना है. तो अंडरस्टैंड दिस केयरफुली एंड प्रैक्टिस इट. लेट अस लुक एट द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ये हम लोग बनाते कैसे हैं और ये स्पेसिंग बड़ा फिर छोटा फिर और छोटा ऐसा क्यों है, दैट इज व्हाट विल सी नाउ. एनर्जी डायग्राम कैसे बनाना है और सेकेंडली एनर्जी लेवल डायग्राम में ये स्पेस बड़ा क्यों है, ये वाला स्पेस उससे छोटा क्यों है, ये वाला स्पेसिंग उससे भी छोटा क्यों है, दोस काइंड ऑफ आंसर्स वी विल लुक एट नाउ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम कैसे बनेगा, वी एज द नेम सजेस्ट एनर्जी लेवल डायग्राम, सो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी. ये फॉर्मूला हम लोग ने पिछले सेक्शन में डिराइव किया है. अब इस फॉर्मूले में वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 kg. वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन डॉट 8.85 इंटू 10⁻12 SI यूनिट्स. We will substitute the final value of Planck's constant 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड. जब हम लोग ये सब्सटीट्यूट करके पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो what we will find is we will get this formula. The energy of nth level is minus 13.6 electron volt into Z square by n square, where 1 electron volt is 1.6 into 10⁻19 जूल. ये वैल्यू मैंने तुम्हें पिछले सेक्शन में बताया था, ये फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था. आफ्टर दैट अब हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम. तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1. दैट इज व्हाट आई विल सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला. इस फॉर्मूले में वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Z एज 1 फॉर हाइड्रोजन. तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम. फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n का वैल्यू कितना है, फर्स्ट ऑर्बिट n का वैल्यू है 1. फर्स्ट ऑर्बिट n का वैल्यू है 1. सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू होगा 2. थर्ड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू होगा 3, लाइक दैट. तो फर्स्ट ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. Z का वैल्यू क्या लेंगे 1 फॉर हाइड्रोजन. फर्स्ट ऑर्बिट है इसलिए n का वैल्यू कितना लेंगे 1. तो 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1. तो माइनस 13.6 इंटू 1 इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हेंस द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. द ग्राउंड लेवल, द फर्स्ट ऑर्बिट, ये कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट. किसके लिए, हाइड्रोजन, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड n का वैल्यू कितना है 1, विच इज K shell. First shell K shell, second shell L shell, third shell M shell, fourth shell N shell, वैसा. तो ये हम लोग का फर्स्ट ऑर्बिट हो गया. Now let us come to the calculation of second orbit. सेकेंड ऑर्बिट फिर से हाइड्रोजन एटम है तो Z का वैल्यू क्या होगा 1. तो इसलिए न्यूमरेटर में Z स्क्वायर के बदले 1 स्क्वायर आ गया और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर. सेकेंड ऑर्बिट के लिए n कितना है, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n है 2, तो इसलिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी है 2 स्क्वायर. So what is the value? Minus 13.6 electron volt upon 2 square, which is 4. So minus 13.6 upon 4, which comes out upon calculation to be minus 3.4 electron volt. तो ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी आ गया, minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन सिमिलरली थर्ड हम लोग ऑर्बिट के लिए निकालेंगे. सिर्फ डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 स्क्वायर होगा
और न्यूमरेटर में हाइड्रोजन एटम है तो Z तो 1 ही होगा. Our value will be minus 13.6 electron volt upon 3 square, which is 9, which comes out to be minus 1.51 electron volt. तो ये मैंने E3 भी निकाला. सिमिलरली तुम E4 भी निकालोगे. ओनली चेंज विल बी n का वैल्यू क्या रखेंगे 4. तो व्हाट विल बी गेट माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो डायग्राम कैसे आया समझ में आया. फर्स्ट शेल के लिए माइनस 13.6, सेकेंड शेल के लिए माइनस 3.4, थर्ड शेल के लिए माइनस 1.51, फोर्थ शेल के लिए माइनस 0.85. और अगर इंफिनिटी रखा मैंने यहां पे n का वैल्यू क्या रखा इंफिनिटी. तो n इंफिनिटी रखेंगे इस फॉर्मूले में तो यहां पे क्या हो जाएगा इंफिनिटी स्क्वायर विच इज इंफिनिटी. तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या आ जाएगा 0. तो एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट लेवल हम लोग क्या बोलेंगे 0. अब देखो ये एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट लेवल हम लोग थोड़ा सा फोर्थ के थोड़ा सा ही ऊपर रहेगा, बट यहाँ पे फिर खिचड़ी हो जाएगा इसलिए मैंने थोड़ा उसको ऊपर बना दिया. बट ये फोर्थ के जस्ट थोड़ा सा ऊपर रहेगा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होगा. तो E इंफिनिटी कितना होगा 0. अब लाइमन सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं. लाइमन के लिए N1 का वैल्यू कितना था. लाइमन के लिए N1 का वैल्यू था 1 और किस रेंज में था दैट वाज इन यूवी रेंज. बामर के लिए N1 का वैल्यू कितना है 2 और वो कौन से रेंज में है विजिबल रेंज. विजिबल रेंज से आएगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट वन वी हैव इज पैशन कौन सा होगा N1 इज 3 एंड दैट कम्स इन इंफ्रारेड रीजन. तो हम लोग का लाइमन चालू करते हैं. लाइमन के लिए क्या होगा N1 इज 1 मतलब N1 कितना होगा 1 केशन. तो अगर सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल में आया या थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में आया या फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल में आया या इंफिनिटी से भी फर्स्ट में आया कहीं से भी फर्स्ट शेल में आए तो दैट सीरीज इज कॉल्ड एज व्हाट लाइमन सीरीज. इट इज लाइज इन यूवी रीजन. कहीं से भी सेकेंड शेल में आए तो दैट इज बामर सीरीज. तो कहीं से भी सेकेंड मतलब क्या थर्ड से सेकेंड, फोर्थ से सेकेंड या इंफिनिटी से सेकेंड. तो ऑल दिस इज बामर सीरीज. और कहीं से भी थर्ड पे आए फोर्थ से थर्ड, इंफिनिटी से थर्ड, तो ऑल दैट इज पैशन सीरीज विच लाइज इन इंफ्रारेड रीजन. तो ऐसा हम लोग का ये एनर्जी डायग्राम है और ऐसे हम लोग इसको बनाएंगे. इफ वी आस्क द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट शेल एंड सेकेंड शेल, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट शेल एंड सेकेंड शेल विल बी E3 minus E1. E2 minus E1. Energy level difference between second shell and first shell. E2 minus E1. E2 का वैल्यू कितना है माइनस 3.4. E1 का वैल्यू कितना है माइनस 13.6. तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस. तो ये क्या हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट which will come out to be 10.2 electron volt. E2 minus E1 10.2 electron volt. So this will come out to be 10.2 electron volt. वैसे ही हम लोग इन दोनों का भी निकाल सकते हैं. थर्ड और फर्स्ट का 12 पॉइंट समथिंग आएगा तो और किसी का भी निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड द एनर्जी डिफरेंस फॉर एनी ऑफ द टू. एंड इफ वी सी दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन दिस डिफरेंस. देखो यहां पे डिफरेंस कितना आएगा 3.4 और 1.5 1.9 के आसपास आएगा. This difference will be 1.9 electron volt. Energy difference between third shell and second shell ये कैलकुलेशन करेंगे तो this will come out to be almost 1.9 electron volt. अब बता मुझे 1.9 बड़ा है 1.9 बड़ा है या 10.2 बड़ा है. 10.2 बड़ा है तो 10.2 बड़ा है इसीलिए मैंने ये स्पेसिंग ज्यादा रखा है और 1.9 छोटा है इसीलिए ये स्पेसिंग मैंने छोटा रखा है. सिमिलरली इफ यू गो फॉर फर्दर कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड वो और भी छोटा आएगा तो इसीलिए स्पेसिंग मैंने और भी छोटा रखा है. तो दैट इज हाउ वी ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम एंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल डिराइव दैट एनर्जी लेवल डायग्राम. जो एनालिसिस हमने यहां किया अगर हाइड्रोजन के बदले हीलियम गैस का स्पेक्ट्रम बनाना है He प्लस आयोन्स का He प्लस आयोन बिकॉज दिस थियरी इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन हीलियम आयोन में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. तो व्हाट विल बी द ओनली चेंज. द ओनली चेंज विल बी Z विल बी 2 फॉर हीलियम. हीलियम के लिए Z हम लोग क्या ले लेंगे एटॉमिक नंबर विल टेक 2 और यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 से जो भी वैल्यूज है दैट विल गेट मल्टीप्लाई. जो भी वैल्यूज इस हाइड्रोजन के लिए मिला है वी विल मल्टीप्लाई बाय 4 एंड वी विल गेट द हीलियम स्पेक्ट्रम का एनर्जी लेवल्स. एंड सिमिलरली लिथियम Li++ के लिए बात करें
तो z को क्या रखेंगे 3, देन एवरीथिंग विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे Z3 होगा लिथियम के लिए, 3 स्क्वायर मतलब 9, all values will be multiplied by 9 and we will get the energy levels for lithium ions. तो ऐसा हम लोग का ये एनर्जी लेवल डायग्राम। जो एनालिसिस हमने अब भी बताया, सेम एनालिसिस सेम फॉर्मूलास हम लोग रेडियस के लिए भी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? रेडियस का फॉर्मूला क्या था, याद है आप लोग को? रेडियस वी हैड फाउंड दिस इन प्रीवियस सेक्शन, 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय z। हाइड्रोजन होगा तो z का वैल्यू क्या रखेंगे 1, और फर्स्ट ऑर्बिट निकालना है n का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर होगा। सेकंड ऑर्बिट निकालना है तो 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर with 4, 0.53 into 4, that will give the second orbit radius for hydrogen atom. Similarly, अगर velocity का बात करें तो this is 2.2 into 10⁶ मीटर पर सेकंड into z by। हाइड्रोजन के लिए z कितना है 1। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n 1 होगा, सेकंड ऑर्बिट के लिए n क्या होगा 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए n क्या होगा 3। तो वैल्यू अगर फर्स्ट ऑर्बिट का बात करना है तो n is 1, z is 1 for hydrogen, so we get the value of velocity in first orbit for hydrogen atom as 2.2 into 10⁶ मीटर पर सेकंड। सेकंड ऑर्बिट का बात करेंगे तो n का वैल्यू हो जाएगा 2, तो n 2 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा तो व्हाट विल बी द वैल्यू 1.1 into 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो ऐसा हम लोग का ये कैलकुलेशंस होगा फॉर रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। रेडियस